नमस्ते। आज हम एक ऐसे सोर्स का विश्लेषण करने जा रहे हैं जो जियोपॉलिटिक्स को देखने का हमारा नजरिया पूरी तरह से बदल सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि दुनिया में जो बड़े बड़े युद्ध हो रहे हैं, जो तनाव है, वो सब एक सोची समझी साजिश हो और इसे कुछ गिने चुने लोग पर्दे के पीछे से कंट्रोल कर रहे हों? चलिए इस चौंकाने वाले दावे की तह तक चलते हैं और देखते हैं कि इस थ्योरी के पीछे क्या सबूत हैं। देखिए, सोस अपनी बात की शुरुआत इसी सीधी और काफी दिलचस्प लाइन से करता है। मतलब सदियों से हम यही तो मानते आए हैं कि दुनिया के बड़े फैसले और पावर की बागडोर पुरुषों के हाथ में होती है। लेकिन सोस का कहना है कि ये तस्वीर अब पूरी तरह बदल चुकी है और हम असलियत देख ही नहीं पा रहे हैं। और यहीं पर यह विश्लेषण अपना सबसे बड़ा और कह सकते हैं कि सबसे सनसनीखेज दावा सामने रखता है। क्या हो अगर ग्लोबल स्टेज पर जो कुछ भी हो रहा हो उसे सीक्रेटली सिर्फ 4 औरतें कंट्रोल कर रही हों? ये एक ऐसा आइडिया है जो जियोपॉलिटिक्स को देखने के हमारे पूरे नजरिए को पलट कर रख सकता है। तो सवाल उठता है कि कौन है ये नए शासक? सोर्स का तर्क है कि ये सिर्फ अलग अलग देशों की पावरफुल नेता नहीं है, बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम की तरह काम कर रही हैं। एक ऐसी व्यवस्था जिसका मकसद है दुनिया की दिशा और खासकर युद्ध की दिशा को तय करना। चलिए देखते हैं कि आखिर ये 4 नाम हैं कौन। तो ये हैं वो 4 नाम: यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लेयन, ईयू की फॉरेन पॉलिसी की हेड काजा कैलास, यूक्रेन की एक बड़ी सलाहकार क्रिस्टिया फ्रीलैंड और ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 की चीफ ब्लेज़मा त्रिवेल्ली। अब सोर्स का दावा यह है कि ये चारों अलग अलग नहीं हैं, ये सब मिलकर एक ही एजेंडे पर काम कर रही हैं। सवाल यह है कि आखिर वो एजेंडा है क्या? सोर्स के मुताबिक इन चारों को एक कॉमन गोल आपस में जोड़ता है, और वो है रूस के प्रति एक गहरी और ऐतिहासिक दुश्मनी। ये कोई नई पॉलिटिकल दुश्मनी नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें इतिहास में बहुत बहुत गहरी हैं। आइए देखते हैं कि सोर्स अपने इस दावे को सही साबित करने के लिए क्या दलीलें देता है। सोर्स सबसे पहले MI6 की चीफ ब्लेज़मा त्रिवेल्ली का उदाहरण सामने रखता है। दावा यह है कि उनकी नियुक्ति उनकी काबिलियत पर नहीं, बल्कि उनके फैमिली बैकग्राउंड की वजह से हुई है। सोर्स के अनुसार उनके दादा, जिन्हें द बुचर के नाम से जाना जाता था, उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 में रूसियों को धोखा दिया था। तर्क ये दिया जा रहा है कि वही रूस विरोधी विरासत आज ब्लेज़मा की पॉलिसीज को गाइड कर रही है। और ये पैटर्न सिर्फ एक इंसान तक नहीं रुकता। सोर्स के मुताबिक कनाडा की डिप्टी प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टिया फ्रीलैंड के दादा भी एक नाजी सहयोगी थे और उनका काम था सोवियत संघ के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाना। सोर्स का तर्क है कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता कि इन दोनों पावरफुल महिलाओं की पारिवारिक पृष्ठभूमि एक जैसी है। तो अब सोर्स का असली तर्क बिल्कुल साफ हो रहा है। ये मामला किसी व्यक्ति के बारे में नहीं है, बल्कि एक आइडियोलॉजी, एक विचारधारा के बारे में है। एक पुरानी नाजी प्रभावित विचारधारा जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद कभी खत्म ही नहीं हुई, बस पर्दे के पीछे चली गई। और अब सोर्स के अनुसार यही विचारधारा इन पावरफुल पोजीशंस पर बैठे लोगों के जरिए फिर से दुनिया पर अपना असर डाल रही है। इस आइडियोलॉजी की कंटिन्यूटी को साबित करने के लिए सोर्स हिटलर के टॉप जनरलों में से एक एडोल्फ ह्यूसिंगर का ये चौंकाने वाला उदाहरण पेश करता है। युद्ध के बाद उन पर कोई केस चलाकर सजा देने के बजाय उन्हें 1961 में नाटो की मिलिट्री कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया। सोर्स के लिए ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि वही पुरानी व्यवस्था बस एक नए नाम के साथ आज भी जिंदा है। तो सवाल ये है कि ये लोग दूसरे देशों को अपनी बात मनवाने के लिए मजबूर कैसे करते हैं? क्या वो सेना का इस्तेमाल करते हैं? सोर्स का तर्क है कि उनका सबसे बड़ा हथियार सेना नहीं, बल्कि निर्भरता है, यानी डिपेंडेंसी। वो देशों को टेक्नोलॉजी और हथियारों के लिए खुद पर इस कदर निर्भर बना देते हैं कि वो देश कभी आज़ाद फैसले ले ही नहीं पाते। इस बात को समझने के लिए सोर्स एक बहुत ही बढ़िया मिसाल देता है घर के डिज़ाइन की। जरा सोचिए, किसी ने आपको आपके घर का डिज़ाइन तो दे दिया, लेकिन उसका पूरा ब्लूप्रिंट अपने पास रख लिया। अब क्या होगा? घर में जरा सी भी कोई प्रॉब्लम आई, आप उसे खुद ठीक ही नहीं कर सकते। हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए आपको वापस उसी डिज़ाइनर के पास भागना पड़ेगा। बस यही है वो डिपेंडेंसी का जाल, वो रणनीतिक जाल। और इसके असली दुनिया के उदाहरण भी देखिए। फिनलैंड को अमेरिका से दुनिया के सबसे एडवांस्ड F-35 जेट्स तो मिल गए, लेकिन शर्त यह है कि वो उन्हें उड़ाने से पहले अमेरिका से परमिशन लेने पर मजबूर हैं। दूसरा उदाहरण एक घड़ी का है। मान लीजिए आपको एक कीमती घड़ी दी गई, लेकिन अगर उसका एक भी पुर्जा खराब हो जाए तो उसे सिर्फ बनाने वाला ही ठीक कर सकता है। मतलब वो चीज़ आपकी होकर भी आपकी नहीं है। तो अगर ये ग्लोबल खेल चल रहा है तो इसका भारत से क्या लेना देना? सोर्स का दावा है कि अब इस डिपेंडेंसी के खेल का अगला और सबसे बड़ा टारगेट भारत है।
क्यों? क्योंकि भारत एक उभरती हुई महाशक्ति है जो रूस के साथ मजबूत रिश्ते रखता है, और यही बात इस कथित सिस्टम को बिल्कुल मंजूर नहीं है। सोर्स के मुताबिक जब हाल ही में यूरोपियन लीडर्स भारत आए तो उनके डिफेंस डील्स के पीछे एक छिपी हुई शर्त थी, जो यहां साफ साफ लिखी है। डील का असली मकसद भारत की मदद करना नहीं, बल्कि भारत की रूस पर डिपेंडेंसी को खत्म करके उसे वेस्टर्न देशों पर डिपेंडेंट बनाना था। एक तरह से ये दोस्ती की आड़ में एक स्ट्रेटेजिक ब्लैकमेल था। और तो और, सोर्स ये भी दावा करता है कि अमेरिका जानबूझकर भारत को मिलिट्री इक्विपमेंट की डिलीवरी में देरी कर रहा है। जैसा कि इस टाइमलाइन पर दिख रहा है, 2020 में वादा किए गए अपाचे हेलीकॉप्टर 2025 तक मिलेंगे। सोर्स सवाल उठाता है, क्या यह सिर्फ सुस्त कागजी कार्रवाई है या फिर भारत पर दबाव बनाए रखने और उसे कंट्रोल करने का एक तरीका? और ये मामला और भी पेचीदा हो जाता है जब भारत के लिए अपाचे हेलीकॉप्टर ले जा रहे अमेरिकी जहाज को तुर्की ने अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने से मना कर दिया। तो सोर्स सवाल करता है, क्या ये सच में तुर्की का अपना फैसला था, या फिर ये भारत के लिए एक छिपा हुआ संदेश था कि असली बॉस कौन है और सप्लाई चेन किसके कंट्रोल में है? तो इस पूरी ग्लोबल साजिश और डिपेंडेंसी के जाल को देखते हुए सोर्स सिर्फ एक ही रास्ता सुझाता है, एक ऐसा रास्ता जो किसी भी देश को इस खेल से बाहर निकाल सकता है, और वो रास्ता है पूर्ण आत्मनिर्भरता। ये लाइन सोर्स के तर्क का दिल है। दुनिया के सबसे बेहतरीन इंजन और टेक्नोलॉजी बनाने वाले दिमाग भारतीय हैं, लेकिन वो अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल दूसरे देशों को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं। सोर्स का तर्क है कि जिस दिन यही टैलेंट भारत के लिए काम करने लगेगा, उसी दिन ये निर्भरता का खेल खत्म हो जाएगा। तो कुल मिलाकर इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ इन 4 पॉइंट्स में है। पहला, ग्लोबल झगड़े अचानक नहीं होते, उन्हें एक एजेंडे के तहत बनाया जाता है। दूसरा, डिपेंडेंसी आज के युग का सबसे बड़ा हथियार है। तीसरा, इस खेल का मुख्य मकसद भारत जैसी शक्तियों को आत्मनिर्भर बनने से रोकना है। और चौथा, इसका सिर्फ एक ही जवाब है, आत्मनिर्भर भारत, मतलब हर चीज, हर टेक्नोलॉजी अपने ही देश में बनाना। तो ये विश्लेषण हमें इस एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर हम वाकई एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां पर्दे के पीछे से शक्तिशाली ताकतें सब कुछ कंट्रोल कर रही हैं, तो क्या किसी भी देश के लिए अपनी आज़ादी और अपनी संप्रभुता बचाने का एकमात्र रास्ता सच में पूर्ण आत्मनिर्भरता ही है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।